नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा, जिसके माध्यम से हम पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उन प्रश्नों का क्या उत्तर या क्या सटीक उत्तर लिखा जाना चाहिए था, उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास मैं करूँगा। यानी प्रश्न और उत्तर की ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल आप वो टेंशन छोड़ दें हमारे ऊपर, चूँकि आपके लिए इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था मैंने कर दी है कि आपको मॉडल पेपर के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी और महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसके माध्यम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर और उन प्रश्नों पर विशेष करके फोकस किया जा रहा है जो प्रश्न अब की बार परीक्षा में पूछे जाने सकने योग्य हैं या आने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप में एक प्रकार से यही प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से आखिरकार वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए पिछले 3 वर्षों में। देखिए, जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं और आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो आपको क्या पढ़ना होता है? इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि एक प्रकार से समाज शास्त्र का जो परिचय है, एक प्रकार से जो मूलभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, उनके बारे में आपको जानना होता है। तो उसी के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में एक प्रकार से अब की बार आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को मैंने रखा है। 2025, 26, 27 इन सभी में ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे दबा के। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप देखें। समाजशास्त्र की उत्पत्ति बेसिकली आपको मैंने पूरा विस्तार से डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर संख्या 1 में। ठीक है, चैप्टर संख्या 3 में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 1 में हमने समाजशास्त्र के परिचय के बारे में समझा कि समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, ये सब क्या होती है। ठीक है, देखिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के एक विद्वान है, दार्शनिक हैं, बहुत ही फेमस विद्वान है, अगस्त कॉम्टे, उनको जाता है। चूँकि इन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा, यानी समाजशास्त्र को या सोशियोलॉजी को इससे पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, सामाजिक भौतिकी या सोशियो फिजिक्स किसने कहा था समाजशास्त्र को? तो भी अगस्त काम्टे ने ही कहा था। अगस्त काम्टे ही वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र विषय वस्तु की बात करी, यानी इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है किसको? अगस्त काम्टे जी को। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अतः काम्टे को समाजशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था जो है यूरोप से शुरू हुई। सामाजिक जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के यूनानी दार्शनिकों, खास करके प्लेटो और उनके शिष्य थे अरस्तु, इन लोगों को जाता है। चूँकि प्लेटो, अरस्तु, इन सभी लोगों ने समाज के व्यवस्थित या सामाजिक जीवन के व्यवस्थित ढंग के बारे में सोचने का प्रयास किया है। समाज को एक व्यवस्थित ढंग के माध्यम से, व्यवस्थित ढंग से सोचने का तात्पर्य एक प्रकार से वैज्ञानिकता से होता है। जब किसी चीज़ को या किसी मुद्दे को आप वैज्ञानिक ढंग से या एक विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, तो उसको अगर आप एक प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक एक प्रकार से श्रेणी में आ जाता है। अगस्त काम्टे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी सोशियोलॉजी फिजिक्स या सोशियो फिजिक्स के नाम से पुकारा। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक विद्वान है। 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1903 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनका बड़ा योगदान रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, अगस्त काम्टे के बाद में अगर देखेंगे विद्वानों में, तो हर्बर्ट स्पेंसर समाज का स्वाभाविक सिद्धांत देते हैं। समाज को एक शरीर की भांति मानते हैं और उस जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के शरीर रूपी संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसे ही समाज के विभिन्न अंगों के मिलने से समाज रूपी शरीर का निर्माण होता है। तो समाज को एक शरीर की भांति देखा। जिस तरीके से शरीर का विकास होता है, इसी तरीके से समाज का विकास होता है। इस तरीके से समाज के स्वाभाविक सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। स्वाभाविक सिद्धांत बेसिकली इन्होंने जो एक प्रकार से दिया, या उद्विकास का सिद्धांत जो दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये जो एक प्रकार से एक विद्वान थे, उनका नाम था डार्विन के विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है,
तो हर्बर्ट स्पेंसर का बेसिकली बात करें तो अगस्त काम्टे के बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, इन विद्वानों का समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। यानी अगर एक प्रकार से आप देखें तो अगस्त काम्टे के बाद में आप देखेंगे तो मैक्स वेबर हो गए, इमाइल दुर्खीम हो गए, इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर समाज का स्वयं सिद्धांत देते हैं। मैक्स वेबर सत्ता की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि, समाजशास्त्र का आधार तैयार किया। ठीक है, मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए प्रारंभ से समाज के विषय में चिंतन करता रहा है मनुष्य। भारत में वेदों में, संहिताओं में, स्मृतियों में मानव तथा समाज का उल्लेख कई बार आपको मिलेगा। हर जगह पर वैदिक समाज की हम बात करते हैं, हम महाकाव्यकालीन समाज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे चार वेदों में, संहिताओं में, स्मृतियों में, ठीक है, रामायण महाभारत में, सभी में समाज की बात करी गई है। ठीक है, विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त का नाम आप जानते हैं, चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता। तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, बड़ी फेमस पुस्तक है। उन्होंने समाज पर लिखा कि समाज शास्त्र, मतलब कि उन्होंने समाज के बारे में बताया। उस समय के समाज यानी अर्थशास्त्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस दौरान के समाज के बारे में वर्णन मिलता है। समाजशास्त्र का जन्म बेसिकली 1838 में जो एक पृथक विषय के रूप में हुआ, वो फ्रांसीसी चिंतक थे अगस्त काम्टे, उनसे माना जाता है। उन परिस्थितियों का उल्लेख जब समाजशास्त्र का विज्ञान के रूप में जन्म हुआ, तत्कालीन यूरोप का बौद्धिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं समाजशास्त्र के उदय में यूरोप की एक प्रकार से, जैसे फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांतियाँ हुई, इनका भी विशेष योगदान पड़ा। मतलब ठीक है, मतलब विशेष योगदान रहा, प्रभाव पड़ा इन क्रांतियों का समाजशास्त्र के उद्भव में, समाजशास्त्र के विकास में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति यूं ही नहीं हो जाती है, ये एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा समाजशास्त्र की उद्भव और उत्पत्ति हुई है। ठीक है, समाजशास्त्र की बात किया तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये प्रश्न खूब पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताइए। समाजशास्त्र में क्या क्या? देखिए, समाजशास्त्र होता क्या, समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मैकाइवर और पेज नाम के एक विद्वान हैं, दो विद्वान हैं बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। संबंधों के इन्हीं जाल को का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के बीच में जो संबंध होते हैं आपस में, वही एक प्रकार से मिल करके समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उन्हीं संबंधों का या उन्हीं संरचनाओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र विषय वस्तु, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी कि समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको समाजशास्त्र में पढ़नी पड़ती है, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। तो ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र का एक प्रकार से विषय क्षेत्र या समाजशास्त्र का दायरा या स्कोप, आप सोशोलॉजी कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, पहली बात, समाजशास्त्र में क्या शामिल है? सामाजिक संरचनाकार या आकार की। ठीक है, इस वर्ग में उन वस्तुओं का अध्ययन हम करते हैं जिनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, सामाजिक जो रचनाकार है, सामाजिक संरचना होती है। सामाजिक संरचना में आप देखते हैं जैसे समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक समुदाय, सामाजिक समितियां। ठीक है, यानी ग्रुप, कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से जिसके बारे में, समूह, समुदाय, व्यक्ति। समूह बेसिकली व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहता है, सामान्य जीवन व्यतीत करता है, जो जनजाति होती है समुदाय में आते हैं। समितियां जो होती हैं एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। जैसे अभी अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा करने के लिए, या अभी गणेश चतुर्थी थी तो गणेश पूजा के लिए चंदा मांगने वाली समिति बनी होगी। समिति ने मिल करके एक प्रकार से गणेश पूजा संपन्न करवाया होगा। तो और जैसे ही गणेश पूजा समाप्त हुई तैसे ही समितियां भंग कर दी गई। यानी कि एक प्रकार से जो समिति बनाई जाती है वो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। यानी समितियां एक प्रकार से जो होती हैं, ये जिस काम के लिए बनाई गई, जब वह काम पूरा हो जाता है तो वो समितियां ऑटोमेटिक भंग हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो समुदाय होते हैं, ये एक प्रकार से कोई इनका उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। अपना सामान्य उद्देश्य एक प्रकार से लेकर के और पूरा जीवन वहीं पर व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रही बात समूह की, तो समूह जो होता है, जैसे कि परिवार एक समूह है, प्राथमिक समूह। समूह को दो भागों में चार्ल्स कूले ने बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ग्राह समनर ने दो भागों में बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से समूहों को बांटा है। ठीक है, दूसरा समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? सामाजिक नियंत्रण के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव व्यवहार नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है,
तो मानव व्यवहार नियंत्रित किए जाते हैं किसमें भाई, देखिए इसमें, यानी कि जैसे कानून हो गया, धर्म है, नीति है, संघर्ष है, ये सब ऐसी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि मानव के व्यवहार को कंट्रोल करती, नियंत्रित करती। तो सामाजिक नियंत्रण के बारे में आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरी बात, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। इसमें उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न वर्गों में प्रचलित रहती हैं, जैसे कि अंतरक्रियाएँ हो गई, संबंध हो गया, सहयोग हो गया और संघर्ष हो गया। इन सभी के बारे में, चूँकि समाज में एक तरफ आप देखते हैं सहयोग पाया जाता है, दूसरी तरफ आपको संघर्ष भी देखने को मिलेगा, तो सहयोग और संघर्ष ये सब आपको मिलते हैं। इसके अलावा सामाजिक व्याधिकी, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन, अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या आदि व्याधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के अंतर्गत इन तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, जानते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त विषय वस्तु है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को जान पाते हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। यानी स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन क्या होता है कि समाज का जब नियम कायदा घटने लगता है, ठीक है, समाज में कोई नियम ना रह जाए तो समाज विघटित होता जाता है। अपराध, समाज में अपराध लोग करते हैं, ठीक है, अपराध की अवधारणा, ये सब आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा। निर्धनता, गरीबी, ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से समाज में पढ़ाए जाते हैं, समाज के अंग होते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत इमाम दुर्खीम ने दिया, बेकारी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब एक प्रकार से समाज के अंग होते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका, समुदाय। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया दबा के। प्रश्न आपका अगला है 3 नंबर। प्रश्न क्या है भैया, समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, समुदाय की अगर बात की जाए महोदय, तो किम्बल यंग नाम के एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समुदाय की परिभाषा को देते हुए कहा, क्या कहा कि समुदाय एक ऐसा समूह है, कैसा समूह है, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। क्या कहा कि समुदाय एक ऐसा समूह होता है, कैसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक ही स्थान पर या क्षेत्र में रहते हैं और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होते हैं। मतलब समूह के जितने भी लोग, मतलब समुदाय के लोग होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, हम की भावना पाई जाती इसमें। आप समुदाय के एक व्यक्ति को कुछ बोलेंगे तो समुदाय पूरा का पूरा आपका दुश्मन हो जाएगा, यानी समुदाय के सारे लोग मिल करके आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कहने का मतलब ये है, समुदाय में हम की भावना, यानी सभी लोग एक ही संस्कृति, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं और अपने ही कल्चर में एक प्रकार से खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपका समुदाय। ठीक है, समुदाय की परिभाषा को गिन्सबर्ग महोदय ने भी दिया है। कहते हैं गिन्सबर्ग महोदय कि समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली वह समस्त जनसंख्या है। तो सबसे पहली बात इसमें देखें, 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, समुदाय का एरिया जो होता है, इसे मान लेते हैं इतने एरिया में, तो ये एक समुदाय एक निश्चित इसका भूभाग हो गया, उसमें रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, समुदाय की सदस्यता पैदा होते ही आपको मिल जाती है। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, इनका समान उद्देश्य होता है, इसीलिए ये एक प्रकार से अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा जीवन एक प्रकार से एक ही स्थान पर बने रहते हैं। यानी यह एक प्रकार से क्या होता है, समुदाय जो होता है ये एक प्रकार से अपने समुदाय जो होते हैं ये अपने एक प्रकार से संपूर्ण जीवन एक ही स्थान पर रहते हैं और उसी में एक प्रकार से सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली वह समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था के द्वारा जीवन की अंतःक्रिया को प्रभावित करके साथ साथ रहती हैं और इकट्ठा रहती हैं। इनका नियम सामान्य होता है, ठीक है, और इनका जो उद्देश्य होता है सामान्य होता है, इसीलिए ये एक प्रकार से जन्म भी इसी समुदाय में लेते हैं और मृत्यु भी इसी समुदाय में इनकी हो जाती है। ऐसे होते हैं आपके समुदाय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समितियाँ अस्थिर होती हैं जबकि समुदाय स्थिर होते हैं, चूँकि समुदाय भंग नहीं होते, समितियाँ उद्देश्य पूर्ति के बाद में भंग कर दी जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाज और समुदाय में क्या अंतर है। समाज क्या होता है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती, जबकि समुदाय जो होता है ये व्यक्तियों का समूह होता है। यानी सबसे पहला अंतर तो यही हो गया कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है और समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। यानी कि अमूर्त का मतलब क्या
कि समाज संबंधों की व्यवस्था होती है, संबंधों को समाज मतलब सामाजिक संबंधों का जाल होता है समाज, यानी जो संबंध आपको दिखते नहीं हैं, तो संबंध आपको दिखते नहीं हैं, जबकि जो व्यक्तियों का समूह है, समुदाय, वो आपको दिखेगा। यानी समुदाय मूर्त अवधारणा है और समाज अमूर्त अवधारणा है। पहला अंतर यही हो गया। अमूर्त का मतलब ये कि समाज को आप ना देख पाएंगे ना ही उसको छू पाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कि वो फला समाज है, पीला पीला, वो लाल लाल समाज जा रहा है, ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लेकिन समुदाय देख पाएंगे कि वहाँ लोगों का समूह है। तो लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती हैं, जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उस रिलेशनशिप का नाम समाज होता है, सोसाइटी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंतर देख लेते हैं भाई, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न मतलब कि पहला अंतर, समाज का कर्म स्थल विशाल होता है, यानी समाज बहुत बड़ा धरातल पर काम करता है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, ठीक है। समाज जो होता है इसका कर्मस्थल विशाल होता है, बड़ा होता है, यानी यह व्यापक धरातल पर काम करता है समाज। जबकि समुदाय का कर्मस्थल सीमित होता है या सीमित क्षेत्र में काम करता है, यानी कि समुदाय जो होते हैं वो समाज की एक इकाई के रूप में काम करते हैं, जबकि समाज जो होता है एक व्यापक अवधारणा होती है। समाज एक बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और समुदाय छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे समाज की अपेक्षा। दूसरा अंतर यह है कि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। औपचारिक मतलब क्या होता है? औपचारिक मतलब एक ऐसा संबंध होता है समाज में कि एक प्रकार से समाज एक नियम की व्यवस्था या औपचारिक संबंध एक व्यवस्थित तरीके से जो है एक प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। और औपचारिक यानी फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जबकि समुदाय के संबंध जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं। भाई बहन इन सभी का रिश्ता मिल करके, ये सब भाई बहन हो गए, या चाचा नाना काका पटीदार भाई, ये सब मिला करके बनते हैं, ठीक है। तीसरा, समाज में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्तियों के उद्देश्य सीमित होते हैं, ठीक है। व्यक्तियों का ज़्यादा उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता है। समाज में सारे व्यक्तियों का अपना अपना उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोग लगे रहते हैं। अगला अंतर ये है, चौथा, समाज का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। समाज का कोई नाम नहीं कि फला समाज, दूसरा समाज। समाज का कोई निश्चित नाम नहीं होता है, इसे भौगोलिक विशेषण के द्वारा जाना जाता है समाज को, जैसे कि भारतीय समाज, यूरोपीय समाज, ये सब समाज हैं। जबकि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और यह नाम समुदाय के लिए अपनापन व सहयोग को बढ़ाता है, और ये एक प्रकार से समाज में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो अपनत्व की फीलिंग है या जो एक प्रकार से हम की भावना है उसको जागृत करता है। पांचवा अंतर ये है कि समाज में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, यानी कई संस्कृति के लोग कई कल्चर को फॉलो करते हैं। समाज में आप देखते हैं कि दुनिया भर के कल्चर के लोग एक समाज में ही रह सकते हैं, लेकिन जो समाज मतलब जो संस्कृति मतलब जो सभ्य समुदाय होता है, कम्युनिटी में एक ही संस्कृति के लोग रहेंगे, ठीक है। तो समाज में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, अतः समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल या योग होता है। जबकि समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति होती है जिसे विशिष्ट संस्कृति कहा जाता है। तो समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है और सारे समुदाय के सदस्य उसी संस्कृति को फॉलो करते हैं और अपना पूरा जीवन उसी संस्कृति में रह करके व्यतीत करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि समुदाय और समाज दोनों में बहुत अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा कुछ अंतर जिसके बारे में हमने समझा। अब देखें समुदाय और समिति में क्या अंतर होता है, ये भी प्रश्न खूब दबा के पूछा गया है। 2-3 अंतर समझ लेते हैं भाई। देखिए पहला अंतर, समुदाय और समिति में अंतर बताइए। समुदाय और समिति में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, समुदाय एक साध्य है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। कौन? समुदाय। समुदाय की आवश्यकताएं जो होती है अपने समुदाय में ही पूरा कर लेता है, जबकि समितियां एक साधन होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे दुर्गा पूजा करनी हुई तो दुर्गा पूजा के लिए एक माध्यम होती है समिति, तो समिति बनाई जाती है और समिति में एक प्रकार से तमाम सारे लोग होते हैं, और जब एक प्रकार से दुर्गा पूजा खत्म हो जाती है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, समुदाय अस्थायी प्रकृति के होते हैं जबकि समिति अस्थायी प्रकृति की होती है। समुदाय की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके नहीं की जाती, जबकि समिति की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके की जाती है और उद्देश्य की पूर्ति होने पर यह समिति समाप्त भी हो जाती है। यानी कि समितियां लोगों का ऐसा संगठन है जो कि एक प्रकार से क्या करती हैं, जो एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं, और जो उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो समितियां भंग हो जाती हैं।
आप समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप समिति में शामिल हो सकते हैं और अपनी इच्छा से आप समिति से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन समुदाय की सदस्यता अनैच्छिक होती है। समुदाय में एक प्रकार से आप पैदा होते ही आपको सदस्यता समुदाय की मिल जाती है। किसी भी समुदाय में आप पैदा हुए तो आपको सदस्यता उस समुदाय की मिल गई, ठीक है। लेकिन समितियों में सदस्यता आपको ग्रहण करनी पड़ती है और समिति की सदस्यता आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन समुदाय की सदस्यता ना तो आप ग्रहण कर सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। यानी समुदाय में आप पैदा होंगे तभी आप समुदाय के सदस्य होंगे और जब तक एक प्रकार से रहेंगे तब तक उस समुदाय के सदस्य आप कहलाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अंतर समिति और समुदाय में हुआ, समझ में तो आ ही रहा होगा आप सभी को। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं आपको कोर्स लेना है सोशियोलॉजी का कोर्स या पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, समाजशास्त्र का, संस्कृत का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी का, ठीक है, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी आपके बीए के हैं, उन सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज़ को एक प्रकार से बहुत बड़ा ऑफर कर दिया गया आप लोगों के लिए। छूट दे दी गई है क्या कि आपको एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या? 91 61 93 60 62, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है। आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो आपका अपना नाम मतलब कि अपना नाम, ठीक है, आपका क्या सेमेस्टर है आप सेमेस्टर लिख दीजिएगा। आप प्रथम सेमेस्टर की बात हो या थर्ड सेमेस्टर की, आप किसी भी सेमेस्टर में सभी के लिए कोर्स है, ठीक है। तो नाम, सेमेस्टर और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट्स बताएंगे तो आपके एक प्रकार से आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जैसे अभी ये क्लास हो रही तो इस क्लास की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो क्लासेस हो चुकी हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस जो हो चुकी हैं उनके भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो मैराथन क्लास होगी उसके भी पीडीएफ नोट्स आपके मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एक प्रकार से क्लासेस आपकी जैसे मॉडल पेपर की क्लासेस तमाम सारी होंगी उनके भी मॉडल मतलब नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उनके भी एक प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे। और कितना रुपए में आपको खर्च करना, कितने रुपए भाई, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी व्यवस्था दी जा रही है। तो केवल आप 100 रुपये खर्च करके विधिवत तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और कोर्स फटाफट से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आप एक प्रकार से बहुत विधिवत तरीके से जानकारी ग्रहण कर पाएँ। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास। संयुक्त परिवार क्या है? ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार को अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं संयुक्त परिवार को भाई? अंग्रेजी में संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट फैमिली की अगर बात करें, देखिए, तो एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ साथ रहते हैं, एक ही घर में निवास करते हैं, ठीक है। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, यानी कि सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, सभी की संपत्तियां इकट्ठे होती हैं। एक व्यक्ति मालिक होता है, वही घर का खर्चा वगैरह देखता है। सभी कमा के लाते हैं और रखते हैं, उसके बाद में काम होता रहता है, ठीक है। तो उनकी संपत्ति जो धनमता होता है वो भी सामूहिक होता है। वे एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, यानी कि एक ही जो है रसोई में खाना बनता है। सभी लोग इकट्ठा बैठ करके मतलब सभी लोग उसी खाने को खाते हैं, मतलब अलग अलग खाना नहीं बनता घर में, एक ही रसोई में बनता है। सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, यानी कि अगर पूजा पाठ होगी तो सभी लोग एक प्रकार से इकट्ठा बैठ करके पूजा पाठ करेंगे। परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं एक दूसरे से, यानी कि कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का दादा है, कोई पापा है, कोई मम्मी है, ठीक है, कोई भाई, कोई बहन, इस तरीके से कोई भतीजा, इस तरीके से लोग एक आपस में जुड़े रहते हैं। जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से एक दूसरे के अधिकार, संयुक्त परिवार के एक प्रकार से एक तरफ बेनिफिट्स भी हैं, दूसरी तरफ बड़ी हानियां भी हैं। संयुक्त परिवार में बेकारी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि संयुक्त परिवार के जो लोग होते हैं, मान लेते हैं 2 व्यक्ति कमा रहा है तो 2-3 व्यक्ति बैठ करके भी खा रहे हैं उसी में, ठीक है। कभी कभी को क्या होता है कि भाई अरे फलाने करते हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, कभी कभी ये भी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए संयुक्त परिवार जो होता है
उसमें ये रहता है कि भाई हाँ, सभी का पेट पालन होगा, सभी को भोजन मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रकार से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होती है, जिम्मेदारी कहीं न कहीं पे थोड़ा बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब संयुक्त परिवार टूटते हैं तो कई छोटे-छोटे परिवार बनते हैं, ठीक है? अब छोटे-छोटे परिवार में क्या होता है, तो माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चों के द्वारा केंद्रीय परिवार या जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को एक प्रकार से उनको उनका दायित्व या उनकी जो भूमिका होती है, वो समझ में आती है कि हमारी भूमिका क्या है। अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करते हैं, अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाने का काम करते हैं। जो एक प्रकार से ये लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, समाज मतलब कि संयुक्त परिवार के जो लोग होते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई सभी लोग अपनी भूमिका थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, कि कहते हैं कि अरे हम तो नहीं करेंगे, तो हम भाई हैं वो कर लेंगे। इस तरीके से कमाई हो रही, खाना मिल ही रहा, क्या ज़रूरत है करने की। लेकिन जब अकेले रहेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी ही पड़ेगी। तो संयुक्त परिवार में एक प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यस्सी दुबे का कथन है, दुबे चूँकि भारतीय समाजशास्त्री बड़े विद्वान आदमी थे, इन्होंने संयुक्त परिवार का अध्ययन किया और कहा कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, यानी कि निकट का मतलब आपसी संबंध हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो एक संयुक्त परिवार में दादा दादी रह सकते हैं, दादी दादा, माता पिता, चाची चाचा, चचेरे भाई, उनकी पत्नियां, चचेरे भाइयों की बच्चे, विधवा बहनें एवं बेटियां, ये सब एक प्रकार से संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में हो सकती हैं। जॉइंट फैमिली बेसिकली गांव वगैरह में आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, शहरों में आपको केवल न्यूक्लियर फैमिली ही दिखती हैं, ठीक है? हिंदुओं में और प्रमुखतया ग्रामों में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक है। जेडी मेन कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिंदूज़ लॉ एंड कस्टम। हिंदूज़ लॉ एंड कस्टम पुस्तक किसने लिखी है? जेडी मेन ने लिखी है। उसमें मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे जो है धारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का उदाहरण बताया कि संयुक्त परिवार इस तरीके के होते हैं। संयुक्त परिवार आज भी आपको गांव में मिल जाएंगे। हमारे गांव में ही एक प्रकार से संयुक्त परिवार है। अभी हमारा घर ही बता दूंगा, तो हमारे घर में हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और भैया, 4 भाई, हम, एक सिस्टर, ठीक है? इसके अलावा मतलब एक लंबा परिवार है, बहुत लगभग 15-20 लोगों का परिवार है, ठीक है? और इस तरीके से तो एक संयुक्त परिवार है। आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, विवाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विवाह का क्या अर्थ है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विवाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्धाह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना, विवाह का अर्थ होता है। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग होता है विवाह, जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यानी कि एक प्रकार से विवाह के द्वारा ही एक लड़का और एक लड़की एक साथ समाज में एक छत के नीचे रह सकते हैं। विवाह से पहले आप नहीं रह सकते। यदि विवाह से पहले किसी लड़की को कोई संतान होती है, तो वह संतान एक प्रकार से अवैध संतान या नाजायज़ संतान के रूप में जानी जाती है। मतलब कि उसका समाज एक प्रकार से ठेका नहीं लेता, यह समाज में या उसके पिता में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। यानी बिना शादी के अगर संतान होती है तो उसका हिस्सा उसके पिताजी के उसमें नहीं होता, खेत पात में, यानी विरासत में उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि विवाह एक ऐसी एक प्रकार से संस्था है जिसके द्वारा एक प्रकार से बच्चों, मतलब कि विवाह के द्वारा एक लड़का एक लड़की एक साथ रहते हैं और उनके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको सामाजिक वैधता प्राप्त होती है, तो माता पिता की वैध संतान माना जाता है, ठीक है? इस परिभाषा में विवाह को स्त्री और पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते। समाज उनको मानता है कि हाँ, ये फलाने और फलानी का ही लड़का है, तथा इसके फलस्वरूप माता पिता और बच्चों को समाज में कुछ अधिकार और कुछ परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जैसे अगर पैदा हुआ बच्चा तो माता पिता को कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ अधिकार बच्चों को मिलेंगे, कुछ कर्तव्य बच्चों के होंगे, माता पिता के कर्तव्य, कुछ एक प्रकार से अधिकार एक प्रकार से माता पिता का होगा बच्चों के प्रति। कहीं ना कहीं पे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, दोनों से एक दूसरे का नाता जुड़ जाएगा और इस तरीके से तमाम प्रकार की सिचुएशन नई नई आने लगेंगी, ठीक है?
WHR रिवर्स नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि जिन साधनों के द्वारा ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज यौन संबंधों का यानी कि जो सेक्स रिलेशंस होते हैं इनका नियमन करता है, उन्हें ही विवाह की संज्ञा दी जाती है। इन विवाह के द्वारा मानव समाज अपने यौन संबंधों का नियमन करता है, यौन संबंधों को एक प्रकार से प्राप्त करता है। विवाह के द्वारा यौन संबंधों की पूर्ति होती है या यौन संबंध वैध तरीके से स्थापित किया जा सकता है विवाह नाम की संस्था के द्वारा। ठीक है, तो विवाह ये होता है। समझ में आ रही चीज़ें? विवाह की विशेषताएं बताएं। विवाह की कई विशेषताएं होती हैं, समझने का प्रयास करते भाई। देखिए, विवाह की विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता विवाह की यह है कि विवाह जो होता है समाज, धर्म और कानून के द्वारा स्वीकृत संस्था है। विवाह क्या है? विवाह जो है समाज, धर्म और कानून इन तीनों के द्वारा स्वीकृत संस्था होती है। विवाह समाज भी मानता है विवाह को, धर्म भी विवाह को स्वीकार करता है और कानून भी स्वीकार करता है। ठीक है, यानी सामाजिक नियमों के अनुसार भी विवाह करना ठीक ठाक है, धर्म के अनुसार भी, और कानून भी विवाह की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हिंदू मतलब विवाह जो होता है समाज, धर्म और कानून तीनों के द्वारा स्वीकृत संस्था है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता विवाह की ये है महोदय कि विवाह के द्वारा पति पत्नी को यौन संबंधों की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कानून के द्वारा भी, धर्म के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी, यानी कि तीनों के द्वारा कहीं ना कहीं पे यह अधिकार मिल जाता है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ मतलब किसी भी नहीं मतलब कि जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ यौन संबंध यानी सेक्स रिलेशन बना सकता है। ठीक है, तो विवाह के द्वारा पति पत्नी को यौन संबंधों की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता विवाह की ये है कि विवाह जो होता है समाज की अनिवार्य और सार्वभौमिक संस्था यानी कि यूनिवर्सल और एकदम से अनिवार्य संस्था, यानी विवाह संस्था के द्वारा ही आप यौन संबंधों की स्थापना कर सकते हैं और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी वो वैध संतान होगी, वो समाज की दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी और धर्म के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी विवाह एक यूनिवर्सल संस्था है, मतलब कि विवाह एक प्रकार से किसी भी समाज में आप देखते हैं विवाह जरूर होता है। यहाँ तक कि यूरोपीय समाज या भारतीय समाज या किसी भी अन्य समाज की बात करेंगे, हर एक समाज में विवाह के द्वारा ही एक प्रकार से वैध संतान की उत्पत्ति मानी जाती है। आजकल के नए नए समाजों में विवाह को थोड़ा सा जैसे यूरोपीय कंट्रीज़ में थोड़ा सा आपको कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी विवाह भी वहाँ पर भी लोग करते हैं, शादियाँ वहाँ पर भी होती हैं। यानी विवाह जो होता है एक अनिवार्य संस्था है और सार्वभौमिक संस्था, यानी कि विवाह आज से नहीं प्राचीन काल से ही होता रहा। विवाह के 8 रूप आप देखते हैं वेदों वगैरह में बताए गए, मतलब कि पुराने समय में कि आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, ठीक है, जो है गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, ये सब विवाह। आजकल जो आपका प्रेम विवाह होता है ये गंधर्व विवाह कहलाता था पहले। ठीक है, यानी कि लड़का लड़की राजी हैं तो गंधर्व विवाह कर लेते थे वो। ठीक है, जैसे प्रेम करते हैं एक दूसरे से और शादी कर लिया, ठीक है, तो वो गंधर्व विवाह कहलाता था पहले। विवाह की अगली विशेषता यह है महोदय कि स्थान, समय और संस्कृति के आधार पर इसका स्वरूप निर्धारित होता है। देखिए, स्थान, समय और संस्कृति, कल्चर, अपने अपने कल्चर के हिसाब से विवाह का स्वरूप अलग अलग होता है। समय, जैसे मुसलमानों में विवाह जो होता है वो एक समझौता माना जाता है, यानी कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है। ऐसे ही आप देखते हैं हिंदू विवाह जो होता है वो एक संस्कार होता है। इसीलिए हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था नहीं की गई थी। जब हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर देखें तो विवाह विच्छेद की कोई अवधारणा नहीं है, तलाक की बात नहीं की जाती। जबकि मुस्लिम जो विवाह होते हैं उसमें तलाक की प्रावधान होते हैं। चूँकि तलाक इसलिए प्रावधान होता है क्योंकि जब मुसलमानों में शादी होती है तो एक ट्रीटी होती है या एक संधि या एक ऐसा मान ले कि एक समझौता टाइप का एक पत्र होता है, तो समझौता भंग भी हो सकता है। लेकिन जो संस्कार होते हैं वो जन्मजात होते हैं और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक संस्कार चलते रहते हैं। यानी विवाह एक जो होती है एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा एक प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक प्रकार से जुड़ता है, जन्म जन्मांतर तक उसका रिश्ता बन जाता है। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, जबकि जो मुसलमान या अन्य धर्म है उसमें एक प्रकार से विवाह केवल एक प्रकार से एक वो है समझौता है, जिस समझौते के द्वारा एक लड़का एक लड़की एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ये बात तो समझौता कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए मुसलमानों में तलाक की व्यवस्था करी गई थी। लेकिन हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? क्योंकि हिंदू एक प्रकार से जो मैरिज है वो एक संस्कार है, इसीलिए संस्कार कभी भंग नहीं होता, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है संस्कार। इसी वजह से हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था या विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन 1954 या 55 ईस्वी के आसपास विशेष विवाह अधिनियम आया, उसमें हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा
उसमें एक प्रकार से संशोधन किया गया और विवाह विच्छेद की व्यवस्था करी गई। चूँकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें एक प्रकार से पति पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, पत्नियां पति को प्रताड़ित कर रही, तो ऐसी स्थिति में तलाक की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि अब हिंदुओं में भी तलाक हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रीज़न ठोस होगा तभी तलाक होगा। बिना मतलब के तलाक की आप पहुंच जाओ, तलाक तलाक दे दिया, बोल दिया, हो गया, ख़त्म, जाओ आज से रिश्ता ख़त्म, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसके साथ रह रहे हो, मान लेते आज झगड़ा हुआ तो आप तुरंत छोड़ करके चले जाओगे, ये कौन सी बात हो गई? ऐसे नहीं होता है। आपको भी समझना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं समझेंगे तो कभी रिश्ता चल ही नहीं सकता। ठीक है, और आजकल क्या है, लोगों को एक प्रकार से क्या है कि भाई लोगों को, कोई बड़े बड़े लोगों की एक प्रकार से रिश्ते ख़त्म हो जा रहे हैं। आप देखो हार्दिक पांड्या या बड़े बड़े ऐसे जो लोग जिनके पास ना रुपए की कमी है, ना एक प्रकार से उनके पास नेम फेम सब कुछ बना हुआ है, इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ है, पूरा दुनिया जानती है। हार्दिक पांड्या को कौन नहीं जानता है? ठीक है, ऐसे मोहम्मद शमी को कौन नहीं जानता था? मतलब सभी लोगों को सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से इनमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, लोग एक प्रकार से पता नहीं कैसी मतलब की मानसिकता होती है लोगों की कि ऐसे तमाम प्रकार के कदम उठाते हैं। हालांकि उनको कॉमन सी बात लगती होगी बड़े बड़े लोगों को कि ये रिश्ते टूट गए, दूसरे रिश्ते आएंगे। क्योंकि जब ऑप्शन होते हैं ना लोगों के पास, तब रिश्ते को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ऑप्शन आपके पास है कोई, ठीक है, तो आप एक ऑप्शन छोड़ करके दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, एक ही ऑप्शन से आपसे ही प्रेम किया, आपसे ही शादी करी, केवल आपको ही सब कुछ मानना दुनिया संसार, और आप उसको छोड़ करके चले जाएं, तो कष्ट में हो जाएगा व्यक्ति। यानी अगर ऑप्शन आपके पास है तब तो आप, जैसे एक ने आपको ब्लॉक किया तो दूसरे से आप बातचीत करने लगे तो चलता रहेगा कि कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आप उसी को सब कुछ मानते थे और वही उसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप क्या करोगे? तो आप चिल्लाओगे, इधर उधर तड़फोगे, दूसरे से फ़ोन मिलवाओगे, ये करोगे वो करोगे, तमाम प्रकार के काम करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो ऐसे क्या होता है कि इसमें भी एक प्रकार से तलाक वगैरह जो होते हैं वो हिंदुओं में एक प्रकार से नहीं की गई थी व्यवस्था, लेकिन अब हो गई है। ठीक है, और मुस्लिमों में जो तलाक के गलत गलत मतलब कि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, उस प्रावधान को भी एक प्रकार से ख़त्म किया गया। ठीक है, और ज़रूरी भी है समय के साथ परिवर्तन, तो ऐसे जो पुरानी धारणाएं हैं उनको रखना या उन्हीं पर चलना उतना एक प्रकार से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। विवाह समाज विशेष की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का माध्यम होता है, क्योंकि यह परिवार की आधारशिला होता है। चूँकि परिवार किससे बढ़ता है? विवाह के द्वारा ही बढ़ता है। ठीक है, विवाह के द्वारा ही परिवार आगे बढ़ता है, और इसके द्वारा आपका बच्चा होता है तो आप अपने बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और आपका बच्चा वो जब उसका शादी होगी तो उसका बच्चा होगा तो अपने बच्चे को बताएगा। इस तरीके से संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विवाह संस्था के द्वारा एक प्रकार से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता विवाह की ये है कि विवाह जो होता है परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम होता है। यानी कि परिवार की स्थापना एक प्रकार से, अगर आपकी शादी हो गई तो एक परिवार, आप समझो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम है परिवार, मतलब कि विवाह। इसके अलावा विवाह व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण भी करता है। ठीक है, विवाह अगर आपका हो जाता है तो समाज में आपको एक प्रकार से एक मतलब एक वैध व्यक्ति के तरीके से देखा जाता है। अगर आपका शादी ना हो तो लोग एक प्रकार से आपकी मौज लेंगे, या आपको एक प्रकार से उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे जिस दृष्टिकोण से एक शादी वाले व्यक्ति को देखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने विवाह की विशेषताओं को समझा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदू धर्म में विवाह के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। मुरडाक नाम के विद्वान हैं, इन्होंने संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले लगभग 250 समाजों के विवाह के उद्देश्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि मानव समाज में विवाह के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। तो हिंदू धर्म में विवाह के एक प्रकार से उद्देश्य जो हैं यही हैं। पहला उद्देश्य ये है कि यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है इससे। ठीक है, दूसरी बात यानी कि एक जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, यानी कि विषमलिंगी प्राणी, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपस में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ये यौन संबंधों की इच्छा की पूर्ति होती विवाह का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आर्थिक सहयोग एक दूसरे को मिलता है। तीसरा कि बच्चों का पालन पोषण करने के लिए विवाह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विवाह जब होता है तो पति पत्नी में से दोनों में से कोई ना कोई बच्चे का पालन पोषण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक सहयोग, यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति और बच्चों के पालन पोषण के लिए विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, ये प्रश्न खूब पूछा गया है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए। देखें, गिलिन और गिलिन नाम के समाजशास्त्री भी हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा, इनको शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र दोनों दृष्टिकोण से आप देखते हैं। तो गिलिन और गिलिन कहते हैं कि एक प्रकार से कई उद्देश्य बताते हैं शिक्षा के। पहला उद्देश्य यह है शिक्षा का कि भाषा के लिखने, बोलने एवं व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, भाषा को लिखना है, बोलना है, व्याकरण के बारे में जानना, गणित के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको जानकारी ग्रहण करनी पड़ेगी, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना, यानी कि अगर आपको कोई कठिन संस्कृति है या संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में जानना, तो भी आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा उद्देश्य ये है शिक्षा का कि बच्चों में या बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना। तो बच्चों में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता, यानी कि समाज के प्रति बच्चे जागरूक हो पाएँ, सामाजिक नियमों को सीख पाएँ, सामाजिक संस्कृति को, सामाजिक रीति रिवाज को, सामाजिक मूल्यों को जान पाएँ। तो इस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना, ये बच्चे तभी तैयार हो पाएंगे जब वो शिक्षित होंगे, जब वो पढ़े लिखेंगे। ठीक है, चौथा उद्देश्य ये है शिक्षा का आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना। आर्थिक अनुकूलन मतलब कि किस तरीके से बच्चे एक प्रकार से इकोनॉमिकल सेक्टर में काम कर पाते हैं, उसके लिए उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। तो शिक्षा के द्वारा भी आप ट्रेनिंग समझ पाते हैं। ठीक है, सॉरी भाई, मौसम बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें स्वाभाविक सी बातें हो जाना। आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती, ताकि जैसे ट्रेनिंग आपको लेनी, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तभी ट्रेनिंग आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे या ले पाएंगे। ठीक है, और अगर कहते हैं कि बिना पढ़ा नर पशु कहावत, तो अगर आप बिना पढ़े लिखे हैं तो आप मात्र पशु के समान हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बिना पढ़ा नर पशु कहावत। ठीक है, तो आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना एक प्रकार से, इसके लिए भी शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा संस्कृति में एक प्रकार से जो है, संस्कृति में एक प्रकार से वृद्धि में योगदान देना हुआ, या संस्कृति को एकदम से आगे बढ़ाना हुआ। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का विशेष योगदान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षा क्या है, स्पष्ट कीजिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृति के शिक्षा धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना, अध्ययन तथा ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीखना, अध्ययन अथवा ज्ञान को ग्रहण करना, ये शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा का अर्थ होता है। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है, जैसे कि शिक्षा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग, या बोध या विद्या, इन सभी के लिए एक प्रकार से वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में किया गया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि जैसे शिक्षा, जैसे आप पैदा हुए और जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक जो कुछ आप सीखते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण ये होता है महोदय कि जैसे मान लेते हैं आप विद्यालय में गए पढ़ने, ये आपको एक सिलेबस मिल गया, उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, एक निश्चित समय में एक निश्चित सिलेबस एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है एक निश्चित स्थान पर। ठीक है, तो वो होता है आपका कौन सी, वो होती है आपकी शिक्षा, संकुचित दृष्टिकोण शिक्षा का। ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ समझते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य को उन्नत और सभ्य बनाना ही शिक्षा है। इस दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। जीवन प्रयत्न मतलब कि जब तक व्यक्ति जन्म लेता है, जब से, और जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा से प्रयोजन उस औपचारिक शिक्षा से है जो एक अबोध बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में गुरु के समीप रहकर के विद्या अध्ययन करता हुआ प्राप्त करता है, वो होती है शिक्षा का एक प्रकार से संकुचित अर्थ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी औपचारिक शिक्षा वो होती है। अच्छा, इसी में आप औपचारिक और अनौपचारिक भी कर सकते हैं।
औपचारिक जैसे कि शिक्षा होती है जो टीचर के समक्ष आप सीखते हैं, जानते हैं, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, निश्चित समय में निश्चित स्थान पर एक सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसी को ख़त्म करना, वो औपचारिक शिक्षा है। एक समय से स्कूल जाना हुआ, ठीक है, एक पूरा सिस्टम से आपका पेपर हुआ, ये सब। शिक्षा का अनौपचारिक जो माध्यम होता है, उसके माध्यम से आप कहीं से कुछ भी सीख लें, जब से पैदा हुए तब से और जब तक मर नहीं जाए तब तक सीखते रहते हैं, अलग अलग संसाधनों के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। तो वो शिक्षा का क्या होता है? वो शिक्षा का आपका कौन सा दृष्टिकोण होता है भैया? वो शिक्षा का आपका दृष्टिकोण होता है, शिक्षा का वो मतलब कि वो आपका व्यापक अर्थ होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वस्तुतः वैदिक काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान या जीविकोपार्जन को ही शिक्षा का पर्याय नहीं माना गया था, बल्कि शिक्षा का अभिप्राय उस प्रकार से था जिससे मनुष्य में विभिन्न अंगों, तो प्रारंभिक वर्षों में गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करता हुआ प्राप्त करता था। वस्तुतः वैदिक काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान या जीविकोपार्जन को ही शिक्षा का पर्याय नहीं माना गया था, बल्कि शिक्षा का अभिप्राय उस प्रकार से था जिससे मनुष्य में विविध अंगों का विकास हो और वह उक्त जीवन व्यतीत करता हुआ अमरत्व, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सके। शिक्षा शास्त्रियों में आज भी व्यापक और संकुचित दोनों ही स्वरूपों को अपने में समाविष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में कोई 4 अंतर बताइए। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों एक प्रकार से समाज के ही पहलू हैं। संघर्ष जो होता है वो ज़्यादा एक प्रकार से वो होता है निगेटिव होता है और प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव होती है, ठीक है। समाज में एक तरफ सहयोग, दूसरी तरफ संघर्ष पाए जाते हैं, लेकिन संघर्ष में 2 प्रकार के संघर्ष, एक तो संघर्ष होता है निगेटिव वाला और एक होता है संघर्ष आपका पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव संघर्ष होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और ये संघर्ष होता है कन्फ्लिक्ट, ठीक है। जिसमें संघर्ष में क्या होता है, लोग एक दूसरे को दबाने के लिए सोचते हैं और प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे लोग अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला अंतर ये कि संघर्ष एक व्यक्तिक और चेतन सामाजिक प्रक्रिया है। क्या संघर्ष क्या है? एक व्यक्तिक प्रक्रिया है और चेतन सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा एक अवैयक्तिक और अचेतन सामाजिक प्रक्रिया है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कि संघर्ष उत्पादन में बाधा डालने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। संघर्ष के द्वारा कोई व्यक्ति, मान लेते हैं जैसे कि रमेश है और मुकेश हैं, 2 व्यक्ति आपस में एक प्रकार से कोई काम कर रहे हैं। अब रमेश अपना काम में आगे बढ़ता हुआ चल जा रहा है और मुकेश अपना काम खूब दबा करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो हुआ कंपटीशन कि अपने काम पर फोकस करके हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपटीशन हो गया, वो प्रतिस्पर्धा हो गई। लेकिन अभी रमेश सोचे कि मुकेश का कामवा में कुछ ऐसा अड़चन डाल दें कि मुकेश का काम ना हो पाए, तब हमारा काम ऑटोमेटिक ऊपर ही रहेगा। यानी मुकेश के काम में बाधा उत्पन्न करके अपने आप को आगे बढ़ाना ही आपका मतलब वो संघर्ष होता है, ठीक है। यानी मुकेश का पाँव काटने लगो, मुकेश सोचे रमेश जो है पैरवा काट दे। कुल मिलाकर के रमेश और मुकेश के बीच में जब क्या हो जाए, जब एक प्रकार से ये हो जाए कि इसको पीछे छोड़ना है, मतलब इसको किसी तरीके से नीचे गिराना है, ठीक है। अपने ऊपर बढ़ने से ज़्यादा जब हम किसी के नीचे गिरने पर एक प्रकार से खुश होते हैं या किसी को नीचे गिराने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और प्रतिस्पर्धा तब होती है जब हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने वाला भी आगे बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं तो वो और आगे बढ़े ताकि हमारे अंदर और मोटिवेशन आए, हम और आगे बढ़ें, ठीक है। ये होता है आपका प्रतिस्पर्धा, ये होती है आपकी मतलब कि एक प्रकार से जो है क्या बोलते हैं, कंपटीशन। संघर्ष तो आपको बता ही दिया। तो संघर्ष एक अनियमित प्रक्रिया है, संघर्ष दीर्घकाल तक नहीं चल सकता, संघर्ष कुछ ही दिनों तक चलता है, उसके बाद में विनाश किसी का हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा। जबकि प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका अस्तित्व समाज में आदिकाल से ही रहा है और हमेशा बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा हर एक समाज में, हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगला अंतर है, संघर्ष के लिए समानता आवश्यक नहीं है, जबकि अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतियोगियों के बीच समानता का होना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लेते हैं आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, तो एसएससी का जो पेपर देने वाले बच्चे जाते हैं, सभी लोग एक प्रकार से वो सिलेबस पढ़ करके जाते हैं, ठीक है। तो वो समान है, उनकी क्वालिटी समान है, वो सब एक प्रकार से समान बुद्धि के हैं। हालांकि कोई ज़्यादा बुद्धि का है, कोई कम बुद्धि का, लेकिन उनके बीच में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा समान लोगों में होती है। जबकि संघर्ष एक प्रकार से बड़े बूढ़ों में हो सकता है, छोटे और बच्चों में, मतलब कि बच्चों में और जवान में हो सकता है, मतलब
कि प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रकार से समानता का होना बहुत जरूरी है, लेकिन संघर्ष के लिए किसी प्रकार की समानता हो या ना हो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में खूब दबा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या क्या चीज़ें हम जान पाते हैं, देखें। प्रतिस्पर्धा जो होती है यानी कंपटीशन, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच में, किसी दो समूहों के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, किसी दो व्यक्ति के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, 10 व्यक्तियों के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। तीसरी बात, तीसरे पक्ष का होना अनिवार्य होता है इसमें, यानी कंपटीशन हो रही है, जैसे मान लेते हैं रमेश, ठीक है, और मुकेश, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो एक सुरेश नाम का व्यक्ति होगा जो एक प्रकार से इनके बारे में बताएगा कि भाई रमेशवा ने अच्छा किया है कि मुकेशवा ने अच्छा किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुकेश आगे बढ़ा कि रमेश आगे बढ़ा, रमेश सही है कि मुकेश सही है, इस बात को सुरेश डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी प्रतिस्पर्धा में एक तीसरा पक्ष होता है, जबकि संघर्ष में एक तीसरा पक्ष नहीं देखने को मिलता। तीसरा विशेषता ये है प्रतिस्पर्धा की कि प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? अचेतन प्रक्रिया होती है, जानबूझ करके नहीं की जाती है, या ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं जो संघर्ष होता था वो वैयक्तिक प्रक्रिया है, व्यक्ति जानबूझ करके करता है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है। इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा है अचेतन प्रक्रिया है, अवैयक्तिक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि प्रतिस्पर्धा हमेशा से हर एक समाज में, हर एक जगह पर, हर एक व्यक्ति के बीच में आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे उत्पन्न हो ही जाती है। इसके अलावा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हमेशा से होती आई, हर एक समाज में आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। और अहिंसात्मक साधन है एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से इसमें औजार हथियार नहीं होता है, जबकि आप देखते हैं जो संघर्ष होता है उसमें एक प्रकार से अहिंसात्मक चीज़ें भी एक प्रकार से सामने आती हैं, मतलब हिंसात्मक चीज़ें भी सामने आती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रतिस्पर्धा के बारे में, प्रतिस्पर्धा की जो है चीज़ों को समझा, प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं को जाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, सात्वीकरण से क्या तात्पर्य है, या सात्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आत्मसात या सात्वीकरण से तात्पर्य असमान व्यक्तियों अथवा समूहों का स्वार्थों और दृष्टिकोणों में एक होने से होता है। यानी कि जब एक प्रकार से सात्वीकरण या आत्मसातीकरण दोनों प्रक्रिया एक ही होती है, तो जब आप समान व्यक्ति या समूह जो होते हैं जो अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, लेकिन किन्हीं कारण के बस में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए या एक प्रकार से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाने के लिए, दृष्टिकोण को एक करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वही एक प्रकार से होती है। यानी कि जब परस्पर विरोधी प्रकृति या विरोधी नेचर वाले या विरोधी विचार वाले लिए हुए विभिन्न सामाजिक समूह तथा लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनमें आत्मसात या सात्वीकरण, जिसको आप एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन, उसकी प्रवृत्ति काम करने लगती है। जब विभिन्न विचारों, विश्वासों अथवा संस्कृतियों को लेकर के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहली कि विभिन्न विचार वाले व्यक्ति अलग अलग अपनी अपनी सत्ता को बनाए रख करके एक समाज में सामूहिक रूप से जीवित रहें। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि केवल अपनी ही संस्कृति को हम बनाए रखें और दूसरे की संस्कृति को फॉलो ना करें, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है कि हम एक प्रकार से दूसरे की संस्कृति से अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लें या उसकी संस्कृति को ग्रहण कर लें और अपनी संस्कृति कुछ चीज़ों को दे दें। ठीक है, तो देखें इसमें पहला क्या होता है कि जैसे तुर्क, अफगान और मुगल भारतवर्ष में आए और यहाँ शासन किया, चाहते हुए भी इस्लाम धर्म हिंदू धर्म को आत्मसात नहीं कर सका। ठीक है, और दोनों धर्मों का अलग अलग अस्तित्व बना रहा। हिंदू धर्म अलग रहा और मुसलमान धर्म अलग रहा। मुसलमानों ने बहुत सोचा कि हिंदुओं को दबा करके हिंदू धर्म को पतन किया जाए और इनको एक प्रकार से मुसलमान बनाया जाए, लेकिन कुछ ही लोगों को बना पाए, सभी लोगों को नहीं बना पाए। आज भी हिंदू हिंदुस्तान में विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं पे ये हो गई पहली स्थिति। ठीक है, तो अलग अलग अस्तित्व बना रहा। दूसरी स्थिति क्या हुई? दूसरी स्थिति ये आएगी सात्वीकरण में। दूसरी स्थिति वह होती है जब विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति एक ही भूत होकर के उसी विचार को लेकर के चलते हैं जो अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि मान लेते हैं
भारत में जैसे शक आए, यमन आए, कुषाण आए, आदि प्रजातियां विजेता के रूप में आई, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के हिंदू संस्कृति में अपने को आत्मसात कर दिया। शक, यमन, कुषाण ये सब अपनी संस्कृति को भुला करके, चूंकि इनको लगा कि हमारी संस्कृति उतनी पावरफुल नहीं है, इंडियन संस्कृति या जो भारतीय संस्कृति है वो ज़्यादा एक प्रकार से इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावी है, तो ये सब आए, यमन, शक, हूण ये सब आए और इन मतलब ये संस्कृति आकर के भारत में विलीन हो गई और भारतीय संस्कृति को फॉलो करने लगी। तो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर ली, यानी भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर ली। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं आत्मसातीकरण, संस्कृति मतलब कि आत्मसातीकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण दूसरी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि जब कोई उच्च जाति, जैसे ब्राह्मण जाति जो कपड़ा पहनती है, जो खाना खाती है, जिस तरीके से मुँह छेंट कर चलती है, वैसे ही जब शूद्र जाति के लोग या ठाकुर या एक प्रकार से वैश्य, जैसे ब्राह्मण जो काम करते हैं वो ठाकुर करने लगे, वैश्य करने लगे, शूद्र करने लगे, या जो ठाकुर करते हैं वैश्य करने लगे, शूद्र करने लगे, यानी कि जब उच्च जातियों का जो पहनावा ओढ़ावा है, जो कृत्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उनको जब निम्न जाति के लोग करने लगते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है संस्कृतिकरण या संस्कृति ग्रहण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एम.एन. श्रीनिवास नाम के एक समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने इस संस्कृतिकरण पर बहुत काम किया है, संस्कृतिकरण पर बड़ा रिसर्च किया और उसके बाद में ये सारी चीज़ें बताई, तो आत्मसात कर दिया। इस प्रकार आर्यों के समाज में उनका सात्मीकरण हो गया, यानी आर्य समाज या भारतीय संस्कृति को यमन, कुषाण और शक इन सभी लोगों ने एक प्रकार से इसी में अपनी संस्कृति को विलीन कर दिया, अपने को मिला दिए इसी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताइए। देखिए, मानव जीवन में सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य की आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का प्रमुख स्थान है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, नियंत्रण, संगठन को बनाए रखते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्यों के द्वारा, सामाजिक मूल्य क्या होता है, सामाजिक नियम कायदे ही सामाजिक मूल्य का निर्माण करते हैं। सामाजिक वैल्यू जो होती है वो समाज में एकता बनाती है, समाज को कंट्रोल में रखती है, समाज में संगठन को बनाए रखती है। यह निम्न रूपों में जीवन को प्रभावित करते हैं मूल्य। किस रूपों में, जैसे कि पहला रूप इसका ये है कि सामाजिक मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति के व्यवहार एवं प्रगति के लिए सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी बात, सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक मूल्य जो होते हैं, जो भौतिक संस्कृति होती है, भौतिक संस्कृति मतलब समझ रहे हैं ना, भौतिक संस्कृति का मतलब ये होता है जैसे कि ऐसी संस्कृति दो प्रकार की होती है। तो एक विचार या ऐसी संस्कृति जो दिखती नहीं वो अभौतिक है, जो दिखती है वो संस्कृति भौतिक है। जैसे किताब, कापी, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज, कैमरा, मोबाइल, ये सब आपके क्या हैं, ये सब भौतिक संस्कृति हैं। अभौतिक संस्कृति से आपके विचार, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, ये सब आपका क्या है, ये सब अभौतिक संस्कृतियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं। समाज में किस व्यक्ति की क्या भूमिका होगी, सामाजिक मूल्य ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा सामाजिक मूल्य समाज में एकीकरण एवं संगठन को स्थायित्व प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक एकीकरण और संगठन को स्थायित्व प्रदान करने में सामाजिक मूल्य, सामाजिक संगठन बना रहता है क्योंकि सामाजिक मूल्य जब काम करते हैं तब। ठीक है, यह सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते। सामाजिक मूल्य ये डिसाइड करते कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए। समाज में एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कैसा कोई गलत काम करता है तो उस पर कंट्रोल कैसे करना है, सामाजिक मूल्य में सब डिसाइड है। सामाजिक मूल्य बताता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। इसके अलावा यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होता है सामाजिक मूल्य। इसके अलावा सोशल वैल्यू मानवीय मूल्यों और आदर्शों के स्रोत होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, इसको डिसाइड करते हैं, इसलिए अच्छे कामों को लोग पकड़ते हैं। सामाजिक मूल्य अच्छाई की तरफ आगे बढ़ाता है लोगों को। इसके अलावा सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सामाजिक मूल्यों के द्वारा आपका चरित्र या आपका जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक मूल्यों की सहायता से सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक क्षमता और तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। समाज में एक प्रकार से आपकी प्रतिष्ठा मान को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है। स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है। पहला होता है बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक मूल्य, दूसरा होता है आर्थिक अथवा व्यवहारिक मूल्य, तीसरा है सौंदर्यबोधी मूल्य, चौथा है सामाजिक अथवा परार्थवादी मूल्य, पांचवा है राजनैतिक अथवा सत्ता संबंधी मूल्य और छठा है धार्मिक अथवा रहस्यात्मक मूल्य। ये 6 प्रकार के मूल्य हैं। इन मूल्यों को एक प्रकार से डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ये जान लीजिए कि सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार से बताया और ये मूल्य इस तरीके से हैं। ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न सामाजिक गतिशीलता के कारण बताइए। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है?
देखिए सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है प्रौद्योगिकी आविष्कारों की बहुलता। जब एक प्रकार से प्रौद्योगिकी आविष्कार हो जाता है तो सामाजिक गतिशीलता ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके अलावा शिक्षा में प्रसार से सामाजिक गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि भाई एक समाज के लोग दूसरे समाज के बारे में जानते हैं और उस समाज की संस्कृति या उस समाज के मूल्यों को जानते हैं, उसको सीखते हैं, फिर वहाँ के बारे में फॉलो करते हैं, उसको अपने में अपना लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा ज्ञान तथा कुशलता में वृद्धि होती है, उच्च पद पाने की इच्छा बनी रहती है, उच्च पद दिलाने की प्रेरणा भी एक प्रकार से एक कारण के रूप में सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न करती है। अर्जित गुणों का में वृद्धि करने के लिए भी सामाजिक गतिशीलता होती है। इसके अलावा कृषि कार्यों में जनसंख्या का आधिक्य होने से भी सामाजिक गतिशीलता का एक कारण है। इसके अलावा पीढ़ीगत पेशे से असंतोष हो जाता तब भी लोग एक प्रकार से दूसरे समाज के मूल्यों को सीखते हैं, दूसरे समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अपने समाज के नियम कायदों को छोड़ करके दूसरे समाज के नियम कायदों को फॉलो करना। ठीक है, ये सामाजिक गतिशीलता, या अपने समाज को छोड़ करके दूसरे समाजों में जा करके रहने लगना। ठीक है, ये सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता की बात की जाए तो सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम क्या होते हैं? कई परिणाम हैं सामाजिक गतिशीलता के। सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं। देखिए सामाजिक गतिशीलता में का परिणाम क्या होता है? पहला परिणाम ये कि सामाजिक परिस्थिति में फेरबदल होता है, जो सोशल जो सिचुएशन होती है उसमें बदलाव हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया के ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है सामाजिक गतिशीलता से। जब कोई व्यक्ति दूसरे समाज के नियम कायदों को फॉलो करने लगता है तो उससे उसके अंतर्क्रिया के ढंग में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा मित्र मंडली में परिवर्तन हो जाता है। जो मित्र मंडली अपने समाज में थी वो मित्र मंडली बदल जाती है और दूसरे समाज में आप जाते हैं, दूसरे मित्र मिलते हैं, दूसरे लोग मिलते हैं, उनसे आपको अंतर्क्रिया करनी पड़ती है। इसके अलावा नए नए सामाजिक संगठनों में आपको स्थान मिलता है, आपके लिए सारी चीज़ें नई नई होती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आपका होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं जो एक समाज में थी वो दूसरे समाज में हो सकता है बदल जाए। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आपके होता है। हो सकता है उस समाज में आपको जाकर के अच्छा काम मिल जाए, या हो सकता है उससे बुरा काम मिल जाए, जितना काम करते थे उससे भी आपको काम अच्छा ना मिले। ठीक है, तो ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को जान पाते, समझ पाते। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। ठीक है, ऐसे ही महासंग्राम रिवीजन क्लास एक प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की हो रही है। मध्यकालीन इतिहास की महासंग्राम वीडियो मैंने दी है, जिसमें एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना था। शुरुआती इतिहास से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। तो आप इसको देख लीजिए, पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये भी बताए गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, और तमाम सारे सब्जेक्ट का हो चुका है। और जल्दी ही आपका एक प्रकार से हिंदी का भी ऐसे वीडियो लाऊंगा। हिंदी के साथ ही साथ आपके एक प्रकार से और भी जो सब्जेक्ट हैं, खास करके जैसे कि क्या बात करें, जियोग्राफी का या अन्य सब्जेक्ट का, एजुकेशन का, इन सभी का सब्जेक्ट का जल्द ही वीडियो आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।